कहानी या फिर कुछ आत्मकथा जैसा। केवल एक बार मैंने उनके पेज पर दृष्टि डाली थी, फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। यदि तुम कूड़े करकट को पढ़ लो तो कोई देवता भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज के प्रयोगात्मक युवा लेखक भी उसे पढ़कर बेहोश हो जाएंगे। ब्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कल्पना कर सकता हूँ उस चरित्र के बारे में, किंतु यह तो बताइए दरअसल में समस्या क्या है। मोहन ने सिगरेट का पैकेट निकलकर, हम दोनों के लिए सिगरेट पेश व्यक्ति में और कोई गुण नहीं हो सकते। वे एक अन्य गुण से संपन्न हैं और वह एक भयंकर नशा। उसने सिगरेट के कई कश लगाने के बाद कहा, ब्योमकेश बाबू, आपको तो ऐसे नशीले और दुष्चरित्र व्यक्तियों से पाला होगा जो शराब, गांजा, कोकेन और ऐसे ही निकृष्ट नशों के आदी होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना कि कोई व्यक्ति मकड़ी का जूस पीता हो? मैं जोर चौंक गया। क्या कहा मकड़ी का जूस? अरे बाबा, यह क्या होता है? मोहन बोला, कुछ खास किस्म की मकड़ियां होती हैं जिनके शरीर से जहरीला जूस निकाला जाता है। ब्योमकेश जैसे अपने आप से ही बोल रहा हो, उसके मुंह से निकल पड़ा, तरंतुला डांस। यह एक जमाने में स्पेन में प्रचलित था। मकड़ी के काटने पर लोग घोड़े की तरह डांस करने लग जाते थे। यह एक बहुत ही घातक जहर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, किंतु हमारे देश में मैंने इसका प्रयोग करते आज तक किसी को नहीं देखा। मोहन बोला, आपने सही कहा, तरंतुला डांस। यह जूस दक्षिणी अमेरिका की स्पेनिश अमेरिकी जनजातियों में काफी प्रचलित है। तरंतुला का जहर एक घातक जहर है, लेकिन इसका छोटी मात्रा में प्रयोग स्नायुमंडल में बड़े जोरों की झंकार और सनसनाहट पैदा कर देता है, और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इस नशे का आदी हो, वह इस नशे के बगैर कैसे रह सकता है। किंतु इसका लगातार प्रयोग घातक है। वह नशेड़ी निश्चित रूप से लकवे से मरता है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि नंदुलाल बाबू ने यह खूबसूरत शौक अपनी जवानी में शुरू किया होगा। बाद में चलकर जब उनका शरीर अपंग हो गया, तब भी वे इसे छोड़ नहीं पाए। मुझे उनका फैमिली डॉक्टर बने लगभग 1 वर्ष हुआ। तब तक वे इस जहर के पक्के आदी बन चुके थे। पहला काम जो मैंने किया वह था उस पर रोक लगाना। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें यह नशा छोड़ना पड़ेगा। शुरू में काफी नोक झोंक हुई। वे तैयार नहीं थे और मैं उन्हें नशा करने नहीं देना चाहता था। अंततः मैंने इस जहर को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ आप कैसे उसे ले पाते हैं। उन्होंने एक हंसी के साथ, अच्छा, यह बात है तो ठीक है, मैं लेता रहूंगा, देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो। और इस प्रकार युद्ध का श्रीगणेश हो गया। परिवार के सभी सदस्य वस्तुत मेरे साथ ही थे और इसलिए घर के अंदर एक मजबूत मोर्चाबंदी करना आसान हो गया। उनकी पत्नी और बेटों ने बारी बारी से उनके रूम पर पहरा देने का काम शुरू कर दिया, ताकि रूम के अंदर उस जहर को ले जाने का उपाय ही न रह जाए। वह चूंकि स्वयं भी अपंग थे, इसलिए बाहर जाकर उसे लाना उनके लिए संभव नहीं था। इतनी मोर्चाबंदी तथा पहरेदारी के बाद फिलहाल तो संतोष हो गया, लेकिन वह सब बेकार ही रहा, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद वे नशा करते ही रहे। कोई नहीं जान पाया कि वह कैसे करते हैं। पहले तो मुझे संदेह हुआ कि यह जरूर उनके परिवार के किसी सदस्य का ही काम है। इसलिए एक दिन मैं खुद पहरे पर बैठा, लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने मेरी पहरेदारी के बावजूद 3 बार जहर का सेवन किया। यह मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी नब्ज की जांच की, लेकिन मैं यह नहीं जान पाया कि उन्होंने कब और कैसे वह जहर ले लिया। उसके बाद मैंने उनके कमरे की बड़े यत्न से तलाशी ली। हर कोना और फर्नीचर छान मारा। सभी आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, लेकिन मैं उनका नशा करने को रोक नहीं पाया हूँ। यही आज की स्थिति है। अब मेरी समस्या यह है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वह व्यक्ति मकड़ी का जहर कैसे पता है और कब लोगों को चकमा देकर उसे गटक जाता है। इतना कहकर मोहन रुक गया। मैं यह नहीं पाया कि मोहन के वृत्तांत में कब ब्योमकेश का मस्तिष्क वहां से हटकर कहीं और चला गया, क्योंकि जैसे
कि मोहन ने बोलना समाप्त किया, ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और अजित से बोला, अजित चलो अब हम घर चलते हैं। मुझे एकाएक कुछ ख्याल आया है और यदि मेरा अनुमान सही है तो मैं समझ गया कि जालसाज फिर से उसके मस्तिष्क में आ गया है। हो सकता है उसने मोहन के वृत्तांत का अंतिम भाग सुना भी न हो। मैंने कुछ निरुत्साहित होकर कहा, शायद तुम मोहन की कहानी पर ध्यान नहीं दे पाए हो। नहीं नहीं, मैंने वस्तुत सारी कहानी पूरी सावधानी से सुनी है। यह समस्या वाकई विचित्र है और मैं तो कहूँगा कि मैं भी इस चक्कर को समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन इस समय मेरे लिए समय देना संभव नहीं हो पा रहा है। मोहन को इन बातों से शायद ठेस पहुंची थी, किंतु उसने अपने भावों को छिपाते हुए कहा, बिल्कुल सही है, छोड़िए उसे। आपको छोटे मोटे मामलों में उलझाना ठीक नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि यदि यह रहस्य खुल जाए तो संभवतः उस व्यक्ति का जीवन बच जाए। इससे ज्यादा दुख और क्लेश क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को, चाहे वह पापी ही क्यों न हो, आंखों के सामने जहर से मरता देखते रहें। ब्योमकेश थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा। मुझे इस केस सुलझाने के लिए कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ही। फिर उस व्यक्ति को भी देखना चाहूंगा, उससे भेंट काफी सहायक हो सकती है, किंतु यह सब मैं आज नहीं कर पाऊंगा। यह सही है कि नंदुलाल बाबू जैसे अजीब व्यक्ति को यों मृत्यु का ग्रास बनने देना अपराध होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। आप निश्चिंत रहें, लेकिन इस समय मुझे फौरन अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मुझे जालसाज को पकड़ने के लिए एक बार कागजों पर नजर दौड़ाना जरूरी है, इसलिए आज भर के लिए नंदुलाल बाबू को शांति से अपनी खुराक लेने दीजिए। कल से मैं उसके जहर पर रोक लगा दूंगा। मोहन ने हंसकर उत्तर दिया, मुझे कोई समस्या नहीं, आप केवल मुझे समय दे दीजिए ताकि मैं आपको लेने के लिए कार भेज सकूं। ब्योमकेश एक क्षण सोचकर बोला, मेरा एक सुझाव है, अजित को अपने साथ जोन दीजिए, इससे आपकी उत्सुकता में फिलहाल राहत भी मिलेगी। एक